हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको मेरे जो वीडियो है क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट जो है नंबर 1 नंबर 2 आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आज करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 3 विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। स्टूडेंट्स, टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, नेट का पेपर हो, होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, होम साइंस के से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। होम साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आता है मोस्टली वो जो सिलेबस है मिलता जुलता होता है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है। सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, आज की डेट में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी पेपर इजी नहीं होता, सब पेपर टफ आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, बट जब हम पेपर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन को समझने में एक वर्ड जो है वो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देता है, तो हमें तभी जो आंसर है उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा एंड देन उसका आंसर कीजिएगा। ओके, अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। किसी संगठन में जिस आवर्ती से कार्य की स्थिति रिक्त होती है उसे क्या कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है पोजीशन फॉल्स वैकेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन, सो उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं आपके कर्मचारी परिवर्तन, अनुपस्थितिवाद, अधिष्ठापन या फिर प्रबलन। सो इसके अंदर आपके आंसर आएगा कर्मचारी परिवर्तन। ठीक है, कोई भी संगठन है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी से कार्य का स्थिति रिक्त होती है वो होता है कर्मचारी परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयोडीन युक्त नमक में प्रबलीकरण मीन्स की फोर्टिफिकेंट प्रयोग होता है। आयोडीन युक्त जो नमक है उसके अंदर फोर्टिफिकेंट कौन सा यूज होता है। सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट या फिर पोटेशियम आयोडाइड। सो इसके अंदर आपके यूज होता है पोटेशियम आयोडेट, जो है वो आयोडीन युक्त नमक के अंदर फोर्टिफिकेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, या ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीरम विटामिन डी स्तर उपलक्षण सब क्लिनिकल विटामिन डी की कमी का प्रतीक है। ये है आपके सीरम विटामिन डी लेवल जो होता है आर इंडिकेटिव ऑफ सब क्लिनिकल विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो इसके अंदर आपके आंसर क्या आएगा। आपके 20 mg पर DL, 10 mg पर DL, 30 mg पर DL या फिर 5 mg पर DL। सो इसके अंदर आपके आंसर आएगा 20 mg पर DL जो है इसका राइट आंसर है। सीरम विटामिन डी जो है उसका स्तर उपलक्षण मीन्स कि सब क्लिनिकल विटामिन डी की कमी का प्रतीक है। विटामिन डी की कमी का जो आपको इंडिकेट करता है वो क्या है, ये 20 mg पर DL। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न पोषणिक न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन मीन्स की बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट यूजिंग बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, निम्न पोषणिक न्यूट्रिशनल मीन्स की जो नीचे दिए गए जो पोषणिक आपके मूल्यांकन की प्रणाली, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग इसके अंदर किस में नहीं हुआ है, ये हम देखेंगे। आपके यूरिन के अंदर आयोडीन की मात्रा की जांच करना बायोकेमिकल है, हीमोग्लोबिन जांचना बायोकेमिकल में आ जाता है, सीरम रेटिनॉल की जांच करना बायोकेमिकल में आ जाता है, और आपके जो ब्लड BP है ये आपके बायोकेमिकल में नहीं आता। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये बायोकेमिकल जो टेक्निक है वो है। ठीक है, न्यूट्रिशनल मूल्यांकन करना है तो रक्तचाप जो है वो बायोकेमिकल प्रणाली में प्रयोग नहीं होता, या ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपभोक्ता विवाद समंजन फोरम को संचालित
करने वाला अधिनियम कौन सा है? उपभोक्ता विवाद मीन्स की कंज्यूमर जो हो जाता है प्रॉब्लम कंज्यूमर को, सो उसके लिए जो विवाद को सॉल्यूशन देता है वो कौन सा है? तो वो हम जानेंगे आपके, ये आता है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, ठीक है, कौन सा जो एक्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, या फिर प्रतिबंधित व्यवहार प्रथा अधिनियम। सो ये जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर आपके आंसर आ रहा है उपभोक्ता विवाद जो है मीन्स द एक्ट विच गवर्नमेंट्स कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम इज। सो ये कौन करता है? जो कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम होता है तो वो होता है आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है इसका राइट आंसर आ जाता है। उपभोक्ता विवाद समाधान फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है? वो आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इनकी कंज्यूमर आपके ये आता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको बोला जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मीन्स की आपके डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये की गई थी आपके एवरेस्ट रोजर के द्वारा नवोन्मेष के प्रसार का प्रतिपादन किया गया था। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये मैं हिंदी में करवा रही हूँ क्योंकि शायद आप लोगों को हिंदी में ही पढ़ना है, बट आप जितना ज़्यादा इसके इंग्लिश में आप सुनेंगे समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि पेपर के अंदर इतना टिपिकल लैंग्वेज आता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको इंग्लिश में भी पता है तो आपके लिए पेपर करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? आपके एवरेट रोजर्स जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कूट वाला क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें कूट दिए गए हैं, आई थिंक ये स्क्रीन पर कंप्लीट नहीं आ पाएगा, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है इसका क्वेश्चन? देखिए क्या है, फल कौन से फ्रूट्स हैं जैसे आम, पपीता, आड़ू और खुमानी संपन्न स्रोत है। मीन्स कि आम है, पपीता है, आड़ू है या फिर खुमानी है, वो किस चीज़ के स्रोत हैं, ज़्यादा उनमें क्या पाया जाता है। सो इसका देखते हैं हम कूट में। एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोज, घुलनशील रेशा या फिर प्रोटीन। सो हमें इन चारों में जो भी आपके फ्रूट्स दिए गए आम, पपीता, आड़ू और खुमानी, ठीक है, जिसके मैंगोज, पपाया, पीचेस एंड एप्रिकोट्स बोला जाता है जिनको, सो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, किसके संपन्न स्रोत है। सो हम देखेंगे इसका आंसर। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोज, घुलनशील रेशा या फिर प्रोटीन, सो हमें इनमें से चूज करना है इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। सो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपके इसमें पाया जाता है। देखिए आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, पपीता, आड़ू, खुमानी, ये आम, ये स्रोत है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के। ओके, सेकंड आ जाता है इसके अंदर कार्बोज के, ठीक है, और थर्ड आ जाता है इसके अंदर घुलनशील रेशा। तो प्रोटीन जो है वो फ्रूट्स में नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ये तीन ऑप्शन देख रहे हैं, आपके सामने प्रोटीन आ रहा है, तो आप वैसे ही आप इसको चूज़ कर पाएंगे कि जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर प्रोटीन नहीं, विटामिन्स और आपके मिनरल्स होते हैं और कहीं कार्बोज होता है, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट, सेकंड और आपके थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट है। सो आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कूट में आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो आपके बी ऑप्शन में आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। मीन्स कि इन सब चीज़ों में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कार्बोज होता है और उसके अंदर घुलनशील रेशा होता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, 6 to 11 ईयर्स के स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन मीन्स कि मिड डे मील कार्यक्रम निम्नलिखित में शामिल है। निम्नलिखित शामिल है, तो इसमें क्या है, 6 से 11 वर्ष के जो स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील कार्यक्रम में निम्नलिखित क्या क्या शामिल है। सो हमें ये देखना है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या शामिल है। बच्चों के विकास का अनुश्रवण करना, 450 किलो कैलोरी और 8 to 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना, गर्म पका हुआ भोजन देना, वक्त पर असंक्रमीकरण करना और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना। ये कूट वाला ऑप्शन, कूट वाला आंसर है क्वेश्चन। सो चलिए इसमें से चूज करते हैं आपके कौन कौन सा आता है। देखिए मिड डे मील जो है उस कार्यक्रम को शामिल करने के पीछे इनका क्या है। सो देखिए ये है आपके सेकंड आ जाता है 450 किलो कैलोरी, 8 to 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन
देना बच्चों को, ठीक है। इसके अंदर बाकी आ जाता है गर्म पका हुआ भोजन बच्चों को उपलब्ध करवाना, अवेलेबल करवाना, और उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें जो हैं ये मिड डे मील कार्यक्रम में शामिल की गई हैं। सो ये आप ध्यान रखिएगा। सो 2nd, 3rd और 5th जो है ये इसका राइट है, जिसमें ये आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर 2nd, 3rd और 5th आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है, ठीक है। इनमें से हमें देखना है कि हाथ से कौन सी छपाई नहीं होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हाथ से छपाई कौन सी नहीं होती है? देखिए डुप्लेक्स, स्क्रीन, ब्लॉक और स्टेंसिल। सो आपको पता होगा स्क्रीन जो है वो हाथ से होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग हाथ से होती है, स्टेंसिल हाथ से होता है, बट डुप्लेक्स जो है वो हाथ की प्रिंटिंग नहीं है, हाथ की प्रिंटिंग टेक्निक नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो हाथ से छपाई की टेक्निक कौन सी नहीं है? डुप्लेक्स जो है वो हाथ से छपाई की टेक्निक नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है? सो ये आपके किया जाता है फोम प्रेस, टनल, बैक प्रेस या फिर डाई प्रेस। मीन्स देखिए वस्त्र की परिसज्जा है जिसमें आपके वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से, मीन्स कि वस्त्र की परिसज्जा के जो भी माध्यम है उनमें से कई वस्त्रों को इकट्ठे फिनिशिंग करने में क्या उपयोग किया जाता है? इकट्ठा अगर फिनिश करना है तो वो आपके आ जाता है टनल। टनल है जो ये आपके कई वस्त्रों को इकट्ठे जो है फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है। सो टनल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित टेस्ट से पेक्टिन की मात्रा को मापते हैं। कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे पेक्टिन की मात्रा को मापते हैं? जब जेली बनाई जाती है, आपने सुना होगा। सो चलिए देखते हैं, अल्कोहल टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट, जेलमीटर टेस्ट, शीट टेस्ट। सो हमें इसके अंदर ये कूट वाला क्वेश्चन है, सो हमें इसके अंदर चूज करना है कि कौन कौन से जो है किन किन टेस्ट से मापते हैं, ठीक है। चलिए इसके अंदर आ रहा है आपके अल्कोहल टेस्ट, पेक्टिन मात्रा को मापने के लिए नहीं यूज़ होता। जेलमीटर टेस्ट नहीं होता। सो आपके इसके अंदर जो है वो टेस्ट होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट, ठीक है, और शीट टेस्ट। ये 2 जो टेस्ट है ये पेक्टिन की मात्रा को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इसके अंदर आपके जो कूट में ऑप्शन आ रहा है 2nd और 4th। सो 2nd और 4th आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट और आपके शीट टेस्ट जो है पेक्टिन की मात्रा को मापने के लिए यूज होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहम केंद्रवाद विद्यालय पूर्व अवस्था के बच्चों में सोच या विचार की विविध अतर्कपूर्ण विशेषताओं को जन्म देता है। अहम केंद्रवाद विद्यालय पूर्व अवस्था के बच्चों में सोच या विचार को विविध अतर्कपूर्ण विशेषताओं को जन्म देता है। तो इसके अंदर आपके कूट आ रहा है कौन कौन सी जो सोच है, विचार है जो कई विशेषताओं को जन्म देता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। जीववादी सोच, उसके अलावा आपके अप्रत्यावर्तनीयता और प्रत्यक्षण आबद्ध और अधिसंज्ञान। सो इसको हम देखेंगे आपके इंग्लिश में एनिमिस्टिक थिंकिंग। जीववादी सोच होता है एनिमिस्टिक थिंकिंग। इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, अप्रत्यावर्तनीयता। परसेप्शन बाउंड, प्रत्यक्षण आबद्ध, और होता है आपके मेटाकॉग्निशन मीन्स की अधिसंज्ञान। सो इसके अंदर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपके ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें ए, बी और सी मीन्स की जीववादी सोच आता है, अप्रत्यावर्तनीयता आता है, प्रत्यक्षण आबद्ध आता है, ठीक है। सो इसके अंदर अहम केंद्रवाद विद्यालय पूर्व अवस्था के बच्चों में सोच या विचार की विविध अतर्कपूर्ण विशेषताओं को क्या क्या चीज़ें जन्म देती हैं? जन्म होता है इनके विशेषताओं में जीववादी सोच का, अप्रत्यावर्तनीयता का और प्रत्यक्ष आबद्ध का, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ए, बी और सी ये 3 चीज़ें विशेषताओं में आ जाती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं।
आपके हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त जमाना, मेम्ब्रेन की पारगम्यता, द्रव संक्रमण मीन्स कि ऑस्मोटिक संतुलन बनाना। सो इसके अंदर आपके हमें चूज करना है कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से है। देखिए कैल्शियम का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, हम सब जानते हैं हड्डी की संरचना, बिल्कुल ये काम है। न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेट करना, ये हम सब जानते हैं न्यूरोमस्कुलर, ठीक है। आपके एक्साइटेशन जिसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेशन, ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, रक्त को जमाना, ये बात आ रही है। और झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता मीन्स मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, और द्रव संक्रमण ऑस्मोटिक, तो इसके अंदर आपके आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मीन्स कि ये चारों जो महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके। मैंने कैल्शियम का आपको वीडियो शायद करवाया हुआ है, आप वीडियो में जाइएगा और देखिएगा। कार्य मैंने सबके करवाए हुए हैं, तो आपको कार्य पता होनी चाहिए कि किस चीज़ का क्या कार्य है, कौन से विटामिन का क्या कार्य है, कौन से मिनरल का क्या कार्य है, ठीक है, प्रोटीन का क्या कार्य है, कार्बोज का क्या कार्य है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त जमाना और झिल्ली मेम्ब्रेन की पारगम्यता। तो द्रव संक्रमण संतुलन बनाना ये इसका कार्य नहीं है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज द राइट आंसर। सो ये आ रहा है आपके कूट नंबर बी में 1 2 3 4, तो कूट नंबर बी में 1 2 3 4, ओके। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है। कौन से ऐसे खाद्य घटक है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है निम्नलिखित खाद्य घटक में। सो हमें इनमें से चूज करना है। सो चलिए चूज करते हैं कौन कौन से हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे, पहले चूज करते हैं, देखिए सेकंड जो आपके आ रहा है फिनॉल, ठीक है। उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, उसके अलावा आपके आ जाता है इसके अंदर विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट का घटक है। उसके अलावा आपके विटामिन सी, मैंने आपको विटामिन ई विटामिन जो है मैंने आपको सभी पढ़ा दिए हैं। उसके अंदर ये बताया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट का काम कौन कौन से विटामिन का है। सो विटामिन ई है, विटामिन सी, दोनों एंटीऑक्सीडेंट के घटक हैं। उसके अलावा फिनॉल और कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, ये भी जो है एंटीऑक्सीडेंट के घटक हैं। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स जो है इसका राइट आपके चूज हो रहा है कूट में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स आपके कौन से कूट में आ रहा है, वो आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मीन्स कि आपके फिनॉल, कैरोटीनॉइड्स आप विटामिन ए समझ सकते हैं, विटामिन ई और आपके विटामिन सी, ठीक है, ये सब चीज़ें, और फिनॉल, ठीक है, ये चार जो चीज़ें हैं ये आपके एंटीऑक्सीडेंट के घटक हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से पेपर में आपको क्वेश्चन को समझना है अच्छे से और फिर उसको आंसर करना है, ठीक है। सो चलिए, वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी की पद्धति को किसका माप करने के लिए उपयोग में किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है, ये हमें देखना है कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है वो किस जो आपके पद्धति है उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है। सो हम देखते हैं मांसपेशीय थकान, मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना, ठीक है, और आपकी हड्डियों में उत्पन्न होने वाली वैद्युत घटना या फिर ऊतकों की क्षमता। सो इसका राइट आंसर आएगा मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना को इलेक्ट्रोमायोग्राफी की पद्धति से जो है वो माप किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जो मेथड है, ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फिनोमिनन आपके अकरिंग इन द मसल्स के लिए, मीन्स की मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना को जांचने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जांच के लिए कौन सी टेक्निक जो कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मांसपेशी में होने वाली वैद्युत घटना, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा के अध्ययन में सतह मीन सरफेस संरचना स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जाता है। भाषा के अध्ययन में, ठीक है, जब आपके एल्बर्ट बैंडुरा
नॉम चॉम्स्की, जैन इलियट, B.F. स्किनर। सो देखिए, इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ द टर्म्स सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर कैन बी एसोसिएटेड विद एल्बर्ट बेंडलर, नॉम चॉम्स्की, जैन इलियट एंड आपके B.F. स्किनर। सो ये आपके किया जाता है संबंधित नॉम चॉम्स्की से। ठीक है, भाषा का अध्ययन का जो सतह संरचना, गहरी संरचना जो शब्द है वो किससे संबंधित है, वो है आपके नॉम चॉम्स्की से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्जीमर रोग के सामान्य लक्षण हैं। एल्जीमर एक रोग होता है, अल्जाइमर जिसको बोला जाता है। इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स जो हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज आर, आपके इसमें आ रहा है डिसओरिएंटेशन, जॉइंट पेन, एंजाइटी एंड एंगर, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और मेमोरी लॉस। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कौन सा आ रहा है। इसमें आपके आते हैं जो अल्जाइमर रोग में कॉमन जो सिम्टम्स दिखते हैं वो दिखते हैं आपके डिसओरिएंटेशन मीन्स कि आत्मविस्मरण। उसके अलावा दिखता है इसके अंदर आपके एंग्जाइटी एंड एंगर मीन्स की क्रोध और चिंता। उसके अलावा इसमें स्मृति लॉस मीन्स कि अल्जाइमर का जो मेन वो जो है सिम्टम वो होता है जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आ रही हैं, आत्मविस्मरण, चिंता और क्रोध और स्मृति लोप। ठीक है, सो इसके अंदर ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। A, C और E जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज के हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचालन व्यय निम्नलिखित सम्मिलित होता है। व्यय में निम्नलिखित सम्मिलित होता है। किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचालन व्यय में निम्नलिखित सम्मिलित होता है। क्या होता है? श्रम, मूल्यह्रास, प्रतिस्थापन और अनुरक्षण, किराया, भोजन। तो इसके अंदर आपके ये कूट वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। इसके अंदर ऐड होती हैं आपके मूल्यह्रास, ओके, प्रतिस्थापन और अनुरक्षण, उसके अलावा किराया। ये तीन चीज़ें जो किसी भी खाद्य सेवा संगठन को चलाने के लिए, प्रचालन के लिए व्यय में निम्नलिखित जो चीज़ें सम्मिलित होती हैं वो ये चीज़ें होती हैं। मीन्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज एनी फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। तो क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करते हैं? मूल्यह्रास, ठीक है, उसके प्रतिस्थापन और अनुरक्षण और किराया। तो जिसमें आ जाता है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, आपके थर्ड और आपके फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो अच्छा लगा होगा, आपको काम आएगा, पेपर में हेल्प भी करेगा बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। और स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि इसकी नंबरिंग पे मत जाइएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।